हेलो स्टूडेंट्स, अगर जो आप पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, उत्तराखंड से हैं, आपका एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है। अगर जो आप 6 सेमेस्टर में आपकी जो ब्रांच है मैकेनिकल, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा टफ है और इतना भी टफ नहीं कि आप पास ना हो पाए। इसके जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, टॉपिक्स होने वाले हैं, बेसिकली जो भी टॉपिक्स होंगे वो एक तरीके से क्वेश्चन ही होंगे। यहाँ पे आपको मिलने वाला है फुल नोट। जितने भी टॉपिक्स बताने वाला हूँ सबके नोट्स भी मिलने वाले हैं। वीडियो के एंड में जो भी नोट्स होंगे मैं लगा दूंगा। सबसे खास बात है कि सबसे पहले आपको 3 से 4 सेकंड इंग्लिश का होगा सेम लिखा हुआ, देन वही हिंदी में लिखा हुआ होगा। मतलब इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। मतलब 4 से 5 सेकंड इंग्लिश का लिखा होगा सेम नोट्स, एंड जो हिंदी का होगा वो भी 4 से 5 सेकंड सेम। तो आपको पढ़ने में कोई इश्यू नहीं होगा। आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, एंड आप जो चाहे एग्जाम में लिख सकते हैं। चाहे आप दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ हिंदी भी लिख सकते हैं, या फिर मिक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है। बेसिकली मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने बना के पहले भी अपलोड किया है, लेकिन उसमें नोट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जो टॉपिक्स है वही आपके क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। देन उसके बाद नोट्स भी वीडियो के एंड में लगा दूंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेना है आपको। यहाँ पे जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है, और थोड़ा बहुत हो सके तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। यहाँ पे जो पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है वो है आपका रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है एंड इसके जो इम्पोर्टेंस है। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको पढ़ लेना है। थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जो आपका रेफ्रिजरेशन होता है उसका मतलब आप समझ लेंगे। रेफ्रिजरेशन का मतलब है किसी चीज को ठंडा करना और ठंडा ही रखना, हीट को बाहर निकालना। मतलब जो भी आपका फूड हो गया या फिर आपका कोई भी उसके अंदर जो भी टेम्परेचर वगैरह होता है उसके अंदर से निकालना और उसको ठंडा करना होता है। ये हीट ट्रांसफर के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी गर्मी को हटा दिया जाता है। होप समझ में आया होगा। अगर जो कुछ इसके इम्पोर्टेंस की बात कर ली जाए कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखेंगे जो हमारे खाने होते हैं, खाना जल्दी खराब नहीं होता है क्योंकि वो फ्रिज में रहता है, ठंडा रहता है। तो उसकी वजह से खाना वगैरह जो भी होता है वो आपका ठंडा रहता है और उसमें कोई भी टेम्परेचर वगैरह आपको फिर देखने को नहीं मिलती है। एंड जो आपकी दवाइयाँ हो गई, आपकी जो वैक्सीन वगैरह हो गई, या फिर आपके गर्मी में एसी ठंडक मिलती है। जो भी आपने एसी देखा होगा वो कैसे ठंडा हवा देता है आपको। या फिर जैसे कि कोई भी ठंडी चीजें हो गई, जैसे कि आइसक्रीम हो गई, ये चीजें मेल्ट वगैरह नहीं होती अगर जो फ्रिज वगैरह में रहे। तो होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपका जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वो है आपका एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग देख लेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका जो एयर कंडीशनिंग है, एसी का मतलब है हवा को ठंडा, साफ और कंफर्टेबल बनाना। यह भी हीट ट्रांसफर के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी रूम की गर्मी को बाहर निकाल देता है। अगर जो इसके इम्पोर्टेंस की बात कर ली जाए, चाहे तो आप इसके इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़े बहुत इम्पोर्टेंस भी बता देता हूँ ताकि आप और भी अच्छे से इसे समझ सके। जैसे कि गर्मी से राहत मिलती है, आपने देखा होगा काफी अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आपको इसमें राहत देखने को मिलती है। रूम कंफर्टेबल हो जाता है, जो रूम रहता है उसका टेम्परेचर जो रहता है वो नॉर्मल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऑफिस या घर हो में काम करने में इजी हो जाता है। अगर जो वातावरण वगैरह अच्छा होगा रूम का तो काम करने में भी मजा आता है। हवा क्लीन और फ्रेश लगती है। रूम में अगर जो आप रूम वगैरह बंद करेंगे तो आपके जो धूल मिट्टी बाहर के होते हैं वो नहीं आते, और जो आपका एसी का हवा अंदर रहता है वो आपका काफी क्लीन और ठंडा रहता है। तो इसके इम्पोर्टेंस हो गए, एयर कंडीशनिंग भी आपको समझ में आ गया। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके डेली लाइफ में भी होते हैं, और आप चाहें तो अपनी तरफ से भी जो भी पॉइंट वगैरह जानते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे चाहें एग्जाम में लिख सकते हैं। इंग्लिश लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, मिक्स लिख सकते हैं, लेकिन खाली छोड़ के ना, खाली छोड़ के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब जो आपको तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाता है वो आपका है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या होता है वो देख लेंगे आप। इसका मतलब होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब होता है जितनी हीट मीन्स गर्मी किसी सिस्टम से निकली, मतलब निकाली जाती है ताकि कूलिंग मिले। जो भी आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है तो वो क्या करता है, जो भी आपके जो हीट होती है, जो भी गर्मी होती है किसी सिस्टम से निकाली जाती है ताकि वहाँ का जो भी आपका प्रोडक्ट हो गया, चाहे कोई भी चीज़ होगी, वो
उसको ठंडा करने के लिए, ताकि वो ठंडा हो सके। ये हीट ट्रांसफर पर बेस्ड होता है। यही सिस्टम से हीट रिमूव करके उसे ठंडा किया जाता है। अगर जो थोड़ा और इजी वे में बताऊं, तो फ्रिज या एसी जब अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है, तो जो कूलिंग मिलती है उसे ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। खूब समझ में आया होगा कि जो आपका फ्रिज हो गया या फिर एसी हो गई, जब अंदर की गर्मी को बाहर निकाला जाता है, तो जो कूलिंग मिलती है, जो वो ठंडा होता है, उसे ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहा जाता है। खूब समझ में आया होगा। मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर लिख के नहीं दे पा रहा हूँ, खूब समझ में भी आ रहा होगा। एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था, तो जो मेरा हैंड है वो फ्रैक्चर हो गया है, और जो उंगलियां हैं वो मेरी फ्रैक्चर है, तो मैं प्रॉपर इतना लिख नहीं पाता हूँ। तो जितना हो पाएगा मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो ये पढ़ लेना है आप, बहुत ईजी है, कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, मैं आपके लिए जो भी टॉपिक्स हैं लिख के रखता हूँ, ताकि आपको बताने में कोई भी प्रॉब्लम मुझे ना हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे फोर्थ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो देखने को मिलता है, वो आपका एक डिफरेंशिएट क्वेश्चन है। इसमें आपको देखने को मिलता है जो आपकी इफिशियंसी एंड, एक मिनट गाइस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो इफिशियंसी एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, जो आपका सीओपी होता है, ये जनरली आपका जो सीओपी होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये आपके एसी एंड आपके जो फ्रिज है उसमें यूज होता है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि जो इफिशियंसी होती है, मीन क्षमता, इफिशियंसी का मतलब है कितना यूजफुल काम मिला, कितनी एनर्जी दी गई। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो आपका सीओपी मैंने बताया था, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, जो रेफ्रिजरेशन या एसी में इफिशियंसी की जगह सीओपी यूज होता है। सीओपी का मतलब है कितनी कूलिंग मिली, कितनी एनर्जी लगाई। और जो इसका फॉर्मूला होता है आपका सीओपी का, ये होता है सीओपी इक्वल टू रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन एक मिनट ऊपर लिख देता हूँ। सीओपी इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो आपका जो भी सीओपी का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। होप आपको समझ में आया होगा। और अगर जो आप इनके कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस देखेंगे, जो डिफरेंसेस होती है, जो आपकी इफिशियंसी होती है, इसमें क्या होता है कि जनरल मशीन्स के लिए होती हैं, जो आपकी जनरल मशीन्स होती हैं उनके लिए यूज होता है, मतलब जो काम की क्वालिटी होती है। और आपका जो सीओपी होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें क्या होता है, फ्रिज एंड एसी के लिए, मीन्स जो कूलिंग की पावर वगैरह जो दिखता है उसके लिए ये होता है। अब आप जो नेक्स्ट है वो देखेंगे, यहाँ पे जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लेंगे। ये आपका है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है ये देखेंगे। जो रेफ्रिजरेंट एक ठंडा करने वाला लिक्विड गैस होता है, जो फ्रिज या एसी में यूज होता है। जो रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है, वो होता है कि रेफ्रिजरेंट एक ठंडा करने वाला लिक्विड गैस होता है, जो फ्रिज या एसी में यूज होता है। सिंपल अगर जो आप समझोगे थोड़ा सा, तो ये हीट मीन्स जो गर्मी होती है को अंदर से बाहर ले जाता है, इसलिए फ्रिज या रूम ठंडा हो जाता है। और ये देखेंगे आप कि इसकी जो वर्किंग है, काम कैसे करता है। इसमें क्या होता है, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, गैस बन जाता है, फिर ठंडा होके वापस लिक्विड बन जाता है। ये साइकिल बार बार चलती रहती है। समझ में आएगा जो इसका वर्किंग है, मीन्स जो वर्किंग है, ये काम कैसे करता है। गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, जो गर्मी होता है उसको सोखता है, गैस बन जाता है, फिर गैस बन जाता है, फिर ठंडा होके वापस लिक्विड बन जाता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो चीजें ठंडी होती चली जाती हैं। तो ये भी पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको सिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को जो मिलता है, वो है आपका प्राइमरी एंड
सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, इसका मतलब क्या होता है आप ये देख लेंगे थोड़ा सा। जो भी नोट्स है मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो प्राइमरी आपका रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या होता है, ये डायरेक्ट कूलिंग करता है। ये जो होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, ये डायरेक्ट कूलिंग करता है, सिस्टम के अंदर ही घूमता है, मीन्स एसी फ्रिज के पाइप में, जो एसी फ्रिज का पाइप होता है उसी के अंदर घूमता है सिस्टम में। ये ही असली कूलिंग गैस होता है। यही जो होती है ये असली जो होती है असली कूलिंग गैस होती है। अगर जो आप इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, प्राइमरी के एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप आर 134 ए, मतलब 134 ए क्या होता है ये, अमोनिया। बहुत ज्यादा नाम सुना होगा आपने अमोनिया का। यही वो एक गैस है जिसकी वजह से वो चीजें प्रोसेस करती हैं और ठंडा वगैरह इसी की वजह से वो चीजें होती हैं। अब आप इसमें देखेंगे जो आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी में क्या होता है, ये खुद कूलिंग नहीं बनाता। ये जो होता है ये खुद कूलिंग नहीं बनाता है, ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से ठंडक लेकर आगे ट्रांसफर करता है, मोस्टली वाटर या ब्राइन मीन्स नमक वाले पानी होता है। अगर जो कुछ एग्जांपल में आप इसका देखेंगे, जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है उसका एग्जांपल में वो हो गया, जैसे कि वाटर हो गया आपका, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया आपका, क्या गाइस। और अगर जो और थोड़ा सा आसानी वे में समझेंगे तो ये मान के चलिए जो सेकेंडरी होता है वो ठंडक को कैरी करने वाला, जो आपका सेकेंडरी होता है वो ठंडक को कैरी करता है, और जो आपका प्राइमरी होता है वो डायरेक्ट ठंडक देने वाला। ये डायरेक्ट ठंडक देने वाला होता है, ये आपका ठंडक को कैरी करने वाला, कैरी मतलब पकड़ के रखने वाला। समझ में आएगा हो। और इसमें अगर जो दोनों में आप थोड़ा सा एक डिफरेंस देखेंगे, जो प्राइमरी होता है, जो प्राइमरी होता है खुद कूलिंग करता है। ये जो प्रोसेस मैंने पहले भी बताया था, ये क्या करता है खुद कूलिंग करता है, और जो सेकेंडरी होता है कूलिंग को आगे पहुंचाता है। ये क्या करता है, जो सेकेंडरी कूलिंग को आगे पहुंचाता है, जो प्राइमरी होता है ये खुद कूलिंग करता है, मतलब ये अपनी खुद ही कूलिंग करता है, ये रोक के रखता है और आगे तक पहुंचाता है। खूब समझ में इतना आया होगा, इतना बहुत है इंपॉर्टेंट आपके लिए कि ताकि एग्जाम में आप आराम से लिख सके, कोई मुश्किल नहीं है। और जो नोट्स देने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा आसान है, तो आपको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक 7 देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपको बताना है जो आपका रेफ्रिजरेंट है। इससे पहले तो मैंने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी बता दिया, लेकिन जो इसमें है ये वाला, ये अ, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे नंबर वगैरह आप छोड़ देते हैं। आपको सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ सिर्फ वो नोट करते जाना, या फिर वीडियो के एंड में नंबर वाइज आपको मिल जाएंगे। अब जो है रेफ्रिजरेंट को आपको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब होता है कि कितने भागों में है उन्हें बांटना है। ये जो रेफ्रिजरेंट है बेसिकली मैंने आपको एक प्राइमरी और सेकेंडरी बताया, और एक जो तीसरा होता है वो मैन मेड होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितने क्लासिफिकेशन में ये बटे हुए हैं। पहला यहाँ पे, पहला जो है वो प्राइमरी है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। जो दूसरा देखने को मिलता है वो आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, और जो तीसरा आपको देखने को मिलता है वो है केमिकल बेसिस। पूरा आ नहीं रहा है तो कोई नहीं, मैं आगे लिख देता हूँ। जो तीसरा मैंने आपको बताया था वो था आपका क्या, शुरू से मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। पहला था आपका प्राइमरी, सेकंड था आपका सेकेंडरी, और थर्ड था आपका यहाँ पे केमिकल बेसिस। पहले में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी जो नोट्स है उसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। पहले में प्राइमरी में देखेंगे, प्राइमरी में क्या होता है, डायरेक्ट कूलिंग करते हैं, एसी हो या फिर फ्रिज हो या फिर आपके कोई और, ओके, चाहे आपका एसी हो गया या फिर फ्रिज हो गया, के अंदर ही यूज होते हैं। इसी में जो दूसरे पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, ये यही मेन गैस होती है। इसी में जो आपके डायरेक्ट जो कूलिंग करते हैं वही आपकी मेन गैस होती है। और एग्जांपल में अगर जो इसमें आप एग्जांपल में देखेंगे तो आपको मैंने पिछले में भी बताया था कि R134A अमोनिया, अमोनिया की वजह से ये होता है। अमोनिया जो एक गैस है ये इस चीज को प्रोसेस करती है और ठंडा करती है, मदद करती है, इनका जो भी आपका प्रोसेस होता है इन सब में अमोनिया मेन होता है। अब जो सेकंड में आपका देखने को मिलता है, सेकंड में क्या है,
खुद कूलिंग नहीं बनाता, खुद कूलिंग नहीं बनाता है, सेकेंडरी में खुद कूलिंग नहीं बनाता है, सिर्फ ठंडक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और सेकंड में अगर जो एग्जांपल देखेंगे जैसे कि पानी हो गया, वाटर, ब्राइन हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा और अच्छे वे में बताऊं तो ये मान सकते हैं जो ठंडक होता है उसको कैरी करने वाला काम करता है, ये ठंडक को कैरी करके रखता है। और यहाँ पे जो तीसरा है आपका केमिकल बेसिस, इसमें आप देखेंगे इसमें आपके दो पार्ट है। ये है आपका सी एफ सी, एच सी एफ सी, एंड जो इसमें एच एफ सी। इसमें क्या है आप देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स है दो तीन। इसमें आपका मैन मेड गैसेस होती हैं, एसी और फ्रिज में यूज होती है, एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। इसमें जो है इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ता है। और अगर जो एग्जांपल इसका आप देखेंगे तो एग्जांपल में आपका है हीरोइन 12। हीरोइन 12 आपका ये एक एग्जांपल है। जैसे कि अगर जो शॉर्ट वे में बताया जाए तो ये एक तरीके का आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेंट है। ओके गाइस, जो तीसरा वाला है केमिकल बेस, एक तरीके का आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेंट है। अब इसी में आपको बी पार्ट देखने को मिलता है तीसरे में ही ए तो मैंने बता दिया आपको, सी एफ सी, एच सी एफ सी, एच एफ सी, एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, फ्रियोन 12। अब इसी में जो बी पार्ट है, तीसरे का जो बी पार्ट है, इसमें क्या है, नेचुरल रेफ्रिजरेंट। नेचुरल रेफ्रिजरेंट इसमें क्या है, ये देखेंगे कि नेचुरल से मिलती हैं, मतलब जो होता है नेचर से मिलते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है अमोनिया। तीसरे का जो दूसरा है उसका बता रहा हूँ, इसमें हो गया अमोनिया, और आपका CO2, आपका प्रोपेन हो गया। मतलब कहने का मतलब ये शॉर्ट तरीके से नेचुरल और इको फ्रेंडली होता है। जो तीसरा वाला एक जो केमिकल बेसिस है, एक होता है आपका मेन मेड, उसी में दूसरा होता है नेचुरल तरीके से बनाया हुआ। और काफी इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा बहुत भी पॉइंट लिखेंगे तो एग्जाम में बहुत नंबर आपको मिल जाएंगे। एंड थोड़ा बहुत और बता देता हूँ, प्राइमरी में आपको इतना याद रखना है, डायरेक्ट कूलिंग करता है। प्राइमरी में याद रखना है डायरेक्ट कूलिंग करता है। जो रेफ्रिजरेंट जो होता है प्राइमरी में वो खुद डायरेक्ट कूलिंग करता है। सेकेंडरी जो रेफ्रिजरेंट होता है, सेकेंड जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या करता है, कूलिंग को ले जाने का काम करता है, रोकने का काम करता है, कैरी करके रखने का काम करता है। कैरी मतलब अपने पास रोक के रखने का काम करता है, खुद ठंडा नहीं करता है, ये जो दूसरा वाला सेकेंडरी है। और जो तीसरा केमिकल बेसिस, इसमें याद रखना है केमिकल जो टाइप्स है, नेचुरल या आर्टिफिशियल गैसेस। जैसे दूसरा नेचुरल बताया था, तीसरे का दूसरा मैंने नेचुरल बताया था। और इसमें ए जो पार्ट था तीसरे का, ए था, उसमें आपको मैंने आर्टिफिशियल गैसेस बताए थे। आर्टिफिशियल गैसेस से ये आपके बनते हैं, और जो बी पार्ट है इसका वो नेचुरल है, आपका कह सकते हैं। और नोट्स में डिटेल में मिल जाएंगे। देन उसके बाद आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। अगला जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो रेफ्रिजरेंट है, इसमें आपको कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ, उनके आपको प्रॉपर्टी जो होती हैं वो बताने हैं। उनके जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पहला देखने को मिलता है आपको R17, R17। दूसरा जो देखने को मिलता है वो है आपका R22। जो आपको यहाँ पे तीसरा देखने को मिलता है वो है आपका R134। ये बहुत बार मैंने आपको अभी बताया भी था। फोर्थ पे आपको जो देखने को मिलता है वो है आपका R11। एंड जो आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो फिफ्थ पे आपको देखने को मिलता है वो है R12। एंड जो लास्ट आपको सिक्स पे देखने को मिलता है R502, मीन्स R52। अब ये थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो R17 है ये क्या है, R22 है वो क्या है, R134 क्या है वो क्या है, R11 क्या है, ये रेफ्रिजरेंट के जो भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनके जो प्रॉपर्टीज और केमिकल फॉर्मूला है वो बताना है आपको। मैं तो आपको धीरे धीरे बता देता हूँ सब। अब यहाँ पे आप देख लेंगे जो भी मैंने आपको सिक्स दिए थे, जो R17 था,
R22 था, R134 था, R11 था, R12 था एंड R502 था, 502। थोड़े इनके नाम काफ़ी बड़े हैं और इनके जो फॉर्मूले हैं, नाम बहुत बड़े हैं, फॉर्मूले बहुत बड़े हैं, तो नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो अभी इतना है कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बस। आपका जो R17 है, R17 है आपका मीथेन, इसका जो नाम है वो है मीथेन। CH4 इसका फॉर्मूला है, CH4 इसका फॉर्मूला है। देन उसके बाद जो R22 है, ये आपका क्लोरोडिफ्लोमीथेन, क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन है ये आपका। इसका जो फॉर्मूला है वो है CHClF2, ये आपने देखा भी होगा। एंड जो आपका यहाँ पे R134 देखने को मिलता है, वो आपका है यहाँ पे टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन। जो इसका फॉर्मूला है वो है C2H2F4, F4। एंड जो उसके बाद यहाँ पे जो R11 है, R11 में आपको देखने को मिलता है ट्रिक्लोफ्लोरोमीथेन, ट्रिक्लोफ्लोरोमीथेन ये आपका है। एंड देन उसके बाद आपका जो 12 में देखने को मिलता है, R11 तक हो गया, R जो 12 में देखने को मिलता है, ये आपका है डिक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन, डिफ्लोरोमीथेन। नाम बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप समझ गए होंगे, डिफ्लोरोमीथेन। सी इसका जो फॉर्मूला है वो है CCl2F2। एंड जो लास्ट है R502, वो आपका है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जो कि आपका होता है R22, R22 और आपका R115, मतलब R22 प्लस R115, 115, ये दोनों जो मिक्स होता है, इसे मिक्स करके आपका R502 बनता है। R502 बनने के लिए आपका क्या चाहिए होता है, R22 और आपका 115 चाहिए होता है। देन उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CHClF2 प्लस C2ClF5। होप आपको समझ में आया होगा। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो इनके जो अगर जो इनके बारे में जानते होंगे तो वो भी लिख सकते हैं, और जो इनका थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और अगर जो आपको कंफ्यूजन हो कि इनका जो इनका काम होता है, इनका काम क्या होता है, इनका शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ क्या होता है। इनका जो काम क्या है, अगर जो इनका काम देखेंगे, इनका काम क्या होता है, फ्रिज और एसी को ठंडा करना, गर्मी को अंदर से बाहर निकालना, कूलिंग साइकिल को चलाना। मतलब कि ये ही असली ठंडक बनाने वाली गैस होती है। ये जितनी भी होती है असली गैस होती है ठंडक बनाने वाली। होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो आपके इनके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स के क्यों होते हैं, क्योंकि ये इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनकी, क्योंकि हर गैस इनकी जो होती है, कूलिंग पावर अलग होता है। इनकी जो गैस होती है उनकी कूलिंग पावर सबकी अलग होती है, एनवायरमेंट पर इफेक्ट अलग अलग होता है, सेफ्टी अलग होती है। तो समझ में आया होगा। ये जो हमारे पुराने गैसेस थे, जैसे कि आपका R11 हो गया, आपका R12 हो गया, ये जो हमारी थी पुरानी हार्मफुल गैस थी। मतलब ये जो गैसेस थी ये हार्मफुल गैसेस थी, जो कि हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करते थे, मतलब उनके ऊपर प्रभाव डालते थे। और जो हमारे ओल्ड एसी गैसेस थे, जो ओल्ड एसी गैसेस थे, वो हमारा आपका था R22। ये जो है ओल्ड गैसेज है जो कि एसी में यूज होता था। और आपका इससे क्या है, ठंडा अच्छा करता है बट इन्वायरमेंट को नुकसान करता था, इसलिए हटा दिया गया। देन अभी के टाइम में क्या है, मॉडर्न गैसेस की बात की जाए तो मॉडर्न गैसेस में आपको देखने को मिलता है R13A। आपको R13A देखने को मिलता है। ये क्या है, आज का फ्रिज हो गया, एसी हो गया, उसमें यूज होता है और सेफ भी है। और मिक्स गैस की बात कर ली जाए तो मिक्स में मैंने आपको ये बताया भी था, 502। ये मिक्स गैस है, दो गैस का मिक्सचर स्पेशल कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। खूब समझ में आया होगा। अब देखेंगे, और थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट का मतलब बता दिया था, मैं वापस से बता देता हूँ। एसी हो गया या फिर फ्रिज की कूलिंग गैसेस जो हीट को बाहर निकालकर ठंडक बनाती है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो था इम्पोर्टेंट पार्ट भी कह सकते हैं, तो ये सब आपको याद कर लेना, इनका मतलब क्या था ये बता दिया, इनके जो यहाँ नाम है वो भी लिख दिए हैं, तो वीडियो के एंड में सब आपको आराम से मिल जाएगा।
अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो देखेंगे, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है उसका आपको प्रिंसिपल बताना है। ओके, और थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ये सब क्वेश्चन ही एक तरीके से एग्जाम में आएंगे। आपको ये कोई सा भी ये सब पार्ट देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि ये वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एक कूलिंग सिस्टम है जिसमें कंप्रेसर की जगह हीट मींस गर्मी यूज करके कूलिंग की जाती है। समझ गए होंगे, जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है एक कूलिंग सिस्टम है जिसमें कंप्रेसर की जगह, जो कंप्रेसर होता है उसकी जगह हीट मतलब गर्मी यूज करके कूलिंग की जाती है। और अच्छे से बताता हूँ, इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक मोटर से कंप्रेसर नहीं चलाते, बल्कि हीट एनर्जी जैसे गैस या स्टीम की गर्मी से रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करते हैं। समझ में आया होगा। अब आप इसका ये काम कैसे करता है वो देखेंगे। ये काम कैसे करता है, रेफ्रिजरेंट जैसे अमोनिया इवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब करता करके ठंडा करता है, फिर ये वेपर एब्जॉर्बर में एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन को हीट दिया जाता है जनरेटर में, फिर उसके बाद रेफ्रिजरेंट अलग हो जाता है। उसके बाद फिर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर जो कंडेंस होते हैं होके वापस साइकिल में आ जाता है। समझ में आया होगा जो इसमें कैसे काम करता है। फोर तरीके वे है। फोर पहले में क्या है, रेफ्रिजरेंट जैसे अमोनिया इवोपरेट में हीट एब्जॉर्ब करके ठंडा करता है, फिर ये वेपर एब्जॉर्बर सॉरी गाइस एब्जॉर्बर में एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर सॉल्यूशन में। देन उसके बाद जो तीसरे पॉइंट में था, सॉल्यूशन को हीट दिया जाता है जनरेटर में, रेफ्रिजरेंट अलग हो जाता है, और लास्ट में फिर रेफ्रिजरेंट कंडेंस होके वापस साइकिल में चला जाता है। समझ में आया होगा आई होप। जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इसके जो प्रिंसिपल्स है इसमें ये है कि जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर की जगह इसमें हीट का यूज किया जाता है, एंड जो रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब प्लस हीट करके रिसाइकल किया जाता है, इससे कूलिंग मिलती है। तो समझ में आया होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। अगला जो है वो है आपका सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। ये क्या होता है, एंड इसका आपको डायग्राम भी बनाने को आएगा। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जो था आपका सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, इसका आपको डायग्राम भी आएगा, तो डायग्राम भी आप देख सकते हैं, बना भी सकते हैं। इसमें देखेंगे ये एक कूलिंग साइकिल है जिसमें कंप्रेसर की जगह हीट गर्मी से यूज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था इससे पहले। उसमें प्रिंसिपल्स वगैरह आपके बताए थे मैंने। इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बता देता हूँ। इसमें अब सिंपल स्टेप वाइज समझेंगे, स्टेप वाइज समझेंगे कि कैसे होता है। पहले स्टेप में देखेंगे, इसमें आप एक दो तीन चार पांच स्टेप है, पांच स्टेप है उसमें। पहले पहले स्टेप में देखेंगे इवापरेटर। पहले में होता है इवापरेटर, रेफ्रिजरेंट जैसे अमोनिया गर्मी एब्जॉर्ब करके ठंडक देता है। दूसरा पॉइंट एब्जॉर्बर, रेफ्रिजरेंट वेपर को पानी सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड पॉइंट जनरेटर, सॉल्यूशन को हीट देता है, रेफ्रिजरेंट अलग हो जाता है। फोर्थ पॉइंट कंडेंसर, रेफ्रिजरेंट ठंडा होके फिर लिक्विड बन जाता है। फिफ्थ पॉइंट साइकिल रिपीट होती है। समझ में आया होगा आपको। पांच पॉइंट देखने को मिलता है स्टेप वाइज में। इसमें पहला आपको इवापोरेटर बताया जो कि रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट जैसे अमोनिया गर्मी एब्जॉर्ब करके ठंडक देता है। दूसरा पॉइंट में था एब्जॉर्बर, रेफ्रिजरेंट वेपर को पानी सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरे में बताया था जनरेटर, सॉल्यूशन को हीट देता है, रेफ्रिजरेंट अलग हो जाता है। फोर्थ में बताया था कंडेंसर, रेफ्रिजरेंट ठंडा होके फिर लिक्विड बन जाता है। फिफ्थ में जो साइकिल है वो रिपीट हो जाती है। होप समझ में आएगा, और थोड़े अच्छे से समझेंगे जैसे कि इसमें क्या होता है पॉइंट वाइज। अगर जो पॉइंट वाइज भी देखेंगे तो पहले क्या होता है हीट,
रेफ्रिजरेंट को चलाती है। दूसरा होता है इसमें एब्जॉर्बर जो कि रेफ्रिजरेंट को कलेक्ट करता है। तीसरा होता है इसमें कूलिंग जो कि इवोपरेटर में होती है। तो ऐसे थोड़ा बहुत भी आप पॉइंट लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। और इसका एक बार जो डेफिनेशन है वो और बता देता हूँ एक बार। वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में हीट से रेफ्रिजरेंट को चलाया जाता है। जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है उसे हीट से रेफ्रिजरेंट को चलाया जाता है और कूलिंग इवोपरेटर में होती है। जो कूलिंग होती है वो इवोपरेटर में होती है। समझ में आ गया होगा। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ। अगला जो है वो है आपका कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर एसी या फ्रिज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो रेफ्रिजरेंट गैस को प्रेस दबाकर उसकी प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देता है। जो कंप्रेसर होता है आपका, वो एसी हो या फिर फ्रिज हो, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इनका। एसी हो या फ्रिज हो, इनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि रेफ्रिजरेंट गैस प्रेस दबाकर उसकी प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देता है। खूब समझ में आया होगा। इसका काम क्या होता है, वर्किंग क्या होती है इसकी? अगर जो बात की जाए इसकी वर्किंग क्या होती है, काम कैसे करता है, तो इसमें देखेंगे लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर गैस बनाता है। जो लो प्रेशर गैस होती है उसको हाई प्रेशर गैस बनाता है, पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में रेफ्रिजरेंट को सिस्टम में सर्कुलेट में चलाता है। तीसरा जो है कूलिंग साइकिल को कंटिन्यू रखता है। समझ में आ गया होगा कंप्रेसर का मतलब। कंप्रेसर क्या होता है? एसी और फ्रिज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपका जो रेफरेंट गैस होता है को उसको प्रेस मीन्स दबाकर उसकी जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है उसको बढ़ा देता है। ओके, आप समझ गए। एंड और भी सिंपल तरीके से देखेंगे तो कंप्रेशन जो है वो आपका कंप्रेसर जो है गैस को दबाकर गर्म और पावरफुल बनाना वाला पंप। जो कंप्रेसर है गैस को दबाकर गर्म और पावरफुल बनाना वाला पंप। तो समझ के आ गया होगा। अब इसी में और क्या कर सकते हैं, जो इसका क्लासिफिकेशन होता है कितने भागों में बांटा गया है ये भी पढ़ लेंगे। ये भी आ जाता है एग्जाम में क्लासिफिकेशन लिखने को। कंप्रेसर तो 100% आएगा ही। इसमें क्या होता है क्लासिफिकेशन में, आप देख लेंगे। क्लासिफिकेशन में आपके यहाँ पे आपको 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ कंप्रेसर क्लासिफिकेशन। कंप्रेशन क्लासिफिकेशन में आपको 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। जो पहला देखने को मिलता है वो है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। दूसरा जो देखने को मिलता है वो आपका डायनेमिक कंप्रेसर। और जो तीसरा देखने को मिलता है आपको सेमी हर्मेटिक एंड सरमेटिक बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब तीनों में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीनों में पहले में आप देखेंगे जो आपका पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। इसमें क्या होता है, जो पहला वाला था इसमें क्या होता है, गैस को ट्रैप करके दबाता है। कंप्रेस मीन्स कंप्रेस करता है। फ्लो फिक्स्ड होता है। और इसी में कुछ इसके टाइप्स भी हैं। जैसे कि आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, पिस्टन टाइप। दूसरा इसी में पॉइंट है टाइप्स में इसी के, रोटेटरी कंप्रेसर, स्क्रू वेंस टाइप, जो कि यूज होता है आपके फ्रिज में, एसी में, स्मॉल सिस्टम्स वगैरह हो गए। ओके गाइस। अब जो आपका दूसरा है डायनेमिक कंप्रेसर, इसमें क्या है, गैस को स्पीड वेलोसिटी देकर कंप्रेस करता है। इसी में दूसरा पॉइंट है कंटिन्यू फ्लो होता है। अब जो दूसरा है उसके कुछ टाइप्स है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक्सियल कंप्रेसर, बिग एसी प्लांट्स वगैरह में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एंड जो आपका तीसरा है सेमी हार्मेटिक, हार्मेटिक बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसमें 2 पॉइंट से देखेंगे। कंप्रेसर का मोटर और बॉडी सील्ड होता है,
मोस्टली स्मॉल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होता है। शॉर्ट तरीके से समझेंगे थोड़ा सा इसको और, फुली क्लोज्ड टाइप कंप्रेसर, ये जो तीसरा होता है ये एक तरीके से फुली क्लोज्ड टाइप कंप्रेसर होता है। और आई होप समझ में आ गए होंगे आपको कंप्रेसर का जो क्लासिफिकेशन है कितने पार्ट्स में बटा है, ये एक अलग ही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो देखने को मिलता है वो है आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे जो एक रिवर्स कंप्रेसर एंड जो दूसरा है वो है आपका रोटरी कंप्रेसर। दोनों क्या होता है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपका पहला है रिवर्स कंप्रेसर, इसमें क्या होता है आपका, पहला समझा देता हूँ थोड़ा सा पहले, फिर उसके बाद सेकंड। जो रिवर्स है, जो आपका रिवर्स कंप्रेशन है, कंप्रेसर है, जो रिवर्स है उसको रेसिप्रोकेटिंग भी कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है। अब ये देखेंगे आप, जो रेसिप्रोकेटिंग रिवर्स नहीं, एक्चुअल पिस्टन टाइप कंप्रेसर मींस इसको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी कहते हैं। ओके, अब ये जो देखेंगे काम कैसे करता है, इसमें पिस्टन आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करता है। ओके गाइस, इसमें जो पिस्टन होता है आगे पीछे मूव करता है। इसी में जो दूसरा पॉइंट है वो है गैस को सिलेंडर में फेंकता और कंप्रेस करता है। अगर जो इसके कुछ फीचर्स देखेंगे तो सिंपल डिजाइन होता है, हाई प्रेशर जनरेट कर सकता है, मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर जो इसके यूजेस की बात कर ली जाए तो फ्रिज में यूज होता है, एसी में, स्मॉल जो रेफ्रिजरेशन वगैरह सिस्टम्स होते हैं उनमें यूज होता है। ओके गाइस, और जो इसमें और आसान अगर जो डेफिनेशन एक छोटा सा समझे तो आगे पीछे जाकर गैस कंप्रेस करता है, इसमें आगे पीछे जाके गैस कंप्रेस करता है। आप दूसरा देख लेंगे जो रोटेटरी कंप्रेसर है, इसमें पार्ट्स रोटेट मीन्स घूमते हैं, पिस्टन मूव नहीं होता है। कैसे काम करता है ये देखेंगे, इसमें जो पॉइंट्स है वो बता देता हूँ दूसरे वाले में। गैस को रोटेटिंग पार्ट्स, ब्लेड्स, स्क्रू, रोलर कंप्रेस करते हैं। जो इसमें गैस को जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं जैसे कि ब्लेड हो गया, स्क्रू हो गया, रोलर हो गया, कंप्रेस करते हैं। कंटिन्यू फ्लो होता है। अगर जो इसके कुछ टाइप्स देखेंगे इसी में दूसरे वाले के, तो इसमें देखेंगे वेन टाइप, स्क्रू टाइप, स्क्रोल टाइप, और इसके कुछ फीचर्स देखेंगे आप, ये दूसरे वाले के कुछ फीचर्स देखेंगे तो इसमें देखेंगे आप जैसे कि स्मूथ एंड साइलेंट ऑपरेशन होता है इसमें, कम्पैक्ट साइज होता है, लेस वाइब्रेशन देखने को मिलती है, और यूज कहाँ होता है, एसी में, मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स, जो मॉडर्न आज के टाइम के जो रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं जो कि थोड़े कॉस्टली होते हैं उनमें यूज होता है। और थोड़ा आसान तरीके से समझेंगे दूसरा वाला जो रोटेटरी है, घूमती पार्ट्स से गैस कंप्रेस होती है, मतलब जो घूमता हुआ पार्ट्स है उससे जो गैस है वो कंप्रेस होता है। खूब समझ में आया होगा आपको। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, ओके गाइस, एंड इसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कितने भागों में बांटा गया है। तो आप पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लंबी हो गई हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे क्या है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है, और जो नोट्स लगा दूंगा तो वहाँ पे आपको कोई और भी दिक्कत नहीं होगी। तो कंडेंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड जो क्लासिफिकेशन होगा वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। कंडेंसर 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 एसी फ्रिज का वो पार्ट होता है जो रेफ्रिजरेंट की गर्मी मींस हीट बाहर निकालता है और गैस को लिक्विड में बदल देता है। जो आपका कंडेंसर होता है एसी और फ्रिज का वो पार्ट होता है जो रेफ्रिजरेंट की गर्मी होती है, जो हीट होता है उसका, उसे बाहर निकालता है और गैस को लिक्विड में बदल देता है। जो गैस निकालता है उसे लिक्विड में बदल देता है। काम कैसे करता है ये देखेंगे, कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। कंप्रेसर से आई गर्म गैस को ठंडा करता है। जो कंप्रेसर होता है वहां से जो गैस आती है, कंडेंसर उसको ठंडा करता है। हीट को बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। जो आपका कंडेंसर होता है वो आपका जो आपके जो भी हीट वगैरह होती है एनवायरनमेंट में उसे रिलीज करता है। रेफ्रिजरेंट को लिक्विड
बनाता है, जो रेफ्रिजरेंट वगैरह होती है उसको लिक्विड बनाता है। और इसका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन आप देख लेंगे, इसे 3 भागों में बाँटा गया है। पहला जो है वो है आपका एयर कूल्ड कंडेंसर, दूसरा जो है वाटर कूल्ड कंडेंसर, और जो तीसरा है वो है इवापोरेशन कंडेंसर। 3 आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। इसमें पहले वाले में देखेंगे एयर कूल्ड में हवा, इसमें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। हवा, एयर से कूलिंग होती है। फैन जो होते हैं यूज होता है, फैन जो होता है यूज होता है। अगर जो यूज की बात कर ली जाए, कहाँ यूज होता है, डोमेस्टिक जो हमारी एसी होती है उसमें यूज होता है, और जो छोटे फ्रिज होते हैं, स्मॉल फ्रिज होते हैं, उसमें यूज होता है। और जो दूसरा है वाटर कूल्ड कंडेंसर, इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। पानी मतलब वाटर से कूलिंग होता है। इसमें क्या होता है, वाटर से कूलिंग होता है, हीट वाटर में ट्रांसफर होती है। अगर जो इसके यूज की बात कर ली जाए तो जो हमारी लार्ज एसी होती है प्लांट्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। और जो तीसरा वाला है आपका इवापोरेटिव कंडेंसर, इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। एयर प्लस वाटर दोनों यूज होता है। वाटर इवापोरेशन से फास्ट कूलिंग होती है। और इसकी यूजेस की बात कर ली जाए, जो तीसरा है लार्ज रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो हमारे लार्ज रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स होते हैं उनमें यूज होता है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इवापोरेटर। इवापोरेटर एंड जो इसका इवापोरेटर का जो वर्किंग सिस्टम होता है ये भी आपको बताना है। तो दोनों पढ़ने हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इवापोरेटर में। इसमें आप देखेंगे जो इवापोरेटर होता है, इवापोरेटर एसी या फ्रिज का वो पार्ट होता है जो रूम फ्रिज की गर्मी, जैसे कि हीट को एब्जॉर्ब करके ठंडक बनाता है। इवापोरेटर क्या होता है, एसी या फ्रिज, जो एसी हो या फिर फ्रिज हो का वो जो पार्ट होता है, कि मतलब जो एसी हो या फ्रिज हो उसका वो पार्ट होता है जो रूम फ्रिज की गर्मी हीट को एब्जॉर्ब करके ठंडक बनाता है। उसकी गर्मी को, हीट को एब्जॉर्ब करके उसे ठंडा बनाता है। काम कैसे करता है, जो वर्किंग है वो देखेंगे काम कैसे करता है। कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। रेफ्रिजरेंट यहाँ बॉयल करके गैस बन जाता है। इसी में दूसरा पॉइंट जो है, रूम या फ्रिज की हीट को खींच लेता है, इसे कूलिंग मिलती है। तो समझ में आया होगा आपको। अब थोड़ा सा जो इसका वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है वो बता देता हूँ। वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा पॉइंट देख लेंगे। पहले इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, पहला इसमें देखने को मिलता है आपको इवापरेटर। पहला इसमें इवापरेटर देखने को मिलता है जो कि रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। लिक्विड इसमें जो होती है गैस बन जाता है और कूलिंग मिलती है। जो इसी में जो दूसरा होता है इसका कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, गैस को प्रेस करके हाई प्रेशर बनाता है, गैस गर्म हो जाती है। इसी में तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है जो कि है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, हीट को बाहर निकाल देता है, गैस लिक्विड बन जाती है। और इसी में जो फोर्थ है एक्सपेंशन वॉल्व, प्रेशर को कम करता है और इसमें रेफ्रिजरेंट फिर से ठंडा हो जाता है। ये इसके पूरे वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम के पार्ट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। तो इवापरेटर बताया, इसमें कंप्रेसर बताया, कंडेंसर बताया, एक्सपेंशन वॉल्व बताया। तो ये पढ़ लेना, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड कुछ थोड़े बहुत और पॉइंट्स बचे हैं तो वो बता दूंगा, ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए और आप लिख ना पाए। एंड इसी में जो डिफरेंट टाइप्स के जो इवापरेटर होते हैं वो भी पढ़ लेंगे। ओके गाइस, अब क्या करना है आपको, मैं ये जो भी नोट्स आपको मैंने ये जितना भी आपको एक्सप्लेन थोड़ा बहुत मैंने किया था, अब मैं इनके आपको इंग्लिश प्लस हिंदी नोट्स दे देता हूँ। 4 से 5 सेकंड इंग्लिश होगा, 4 से 5 सेकंड से हिंदी का होगा। तो आराम से देख के पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है कि ऐसा हो कि कुछ समझ में ना आया हो, ऐसा हो जाता है कि बहुत बार जो हम बताते हैं वो मिस्टेक्स हो जाती हैं कुछ कुछ, तो कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। और तो मैं
वैसे मैं जो नोट्स देने वाला हूँ उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकियों तक शेयर करें। इसलिए बोलता हूँ ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और अपने फ्रेंड्स जो भी हैं, कलीग्स हैं, उनको सबको शेयर कर दें ताकि वो भी आराम से पढ़ के पास हो पाए। अब मैं आपके सारे नोट्स लगा देता हूँ।